हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम लोग एनवायरनमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में इकोलॉजी प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इंडिविजुअल और स्पीसीज के बारे में चर्चा कर लिया था। कम्युनिटी से लेकर बायोस्फीयर तक आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस लेनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप TT100 करके कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के बारे में, स्पीसीज़ के बारे में समझ लिया था कि क्या अलग अलग प्रॉपर डेफिनेशन है। आज कम्युनिटी के बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिटी क्या चीज़ होती है। तो कम्युनिटी एक्चुअली मेजरली जब नॉर्मल बात किया जाता है कि नॉर्मल किसी कम्युनिटी की बात की जाती है तो वो कम्युनिटी होती है प्लांट की। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली जब हम कोई बात करते हैं तो हम प्लांट कम्युनिटी की बात करते हैं, क्योंकि प्लांट कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत लार्ज एरिया में है, डोमिनेट करती है। ठीक है, डोमिनेट करती है। तो इसलिए हमेशा कम्युनिटी की कैटेगरी में जब भी पहली बार बात की जाती है किसी की, तो वो प्लांट कम्युनिटी की। जैसे कि एक एग्जांपल है, प्लांट कम्युनिटी में एक एग्जांपल है, उसका नाम है ग्रासलैंड कम्युनिटी। ग्रासलैंड कम्युनिटी, ठीक। इसी प्रकार और बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि ग्रासलैंड कम्युनिटी हो गई या ट्रॉपिकल एवरग्रीन कम्युनिटी हो गई। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन इस कम्युनिटी में सिर्फ प्लांट्स नहीं आते हैं। प्लांट के साथ साथ अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग प्रजाति के जो ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, अलग अलग प्रजातियों के जो जीव हैं, वो सब मिलके एक अलग अलग कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी ए ऑर्गेनिज्म का जीव, बी स्पीसीज का जीव, सी स्पीसीज का, ऐसे ऐसे करके क्या बनाते हैं, एक कम्युनिटी बना लेते हैं। ठीक है, कम्युनिटी माइनर भी होता है, कम्युनिटी मेजर भी होता है। ठीक है, अब दो प्रकार की कम्युनिटीज होती हैं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं लगे हाथ। देखिए, मैंने जब शुरू में मैं पढ़ा रहा था तो माइनर कम्युनिटी और मेजर कम्युनिटीज़ की बात कर रहे थे हम लोग। तो मेजर कम्युनिटी की अगर हम लोग बात करें कि मेजर कम्युनिटी में कौन आते हैं, तो मेजर कम्युनिटी ऐसे होते हैं जिनको जीवन यापन करने के लिए, लाइफ सस्टेन करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। जो मेजर कम्युनिटीज़ होते हैं उनको लाइफ जो है अपना जीवन यापन करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए मेजर कम्युनिटीज़ में कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं। ठीक। और जो माइनर कम्युनिटीज़ होती हैं, ये डिपेंड करती हैं अदर नेबरिंग जो स्पीसीज़ होती है, उन पर ये डिपेंड करती हैं, जो माइनर कम्युनिटीज़ होती हैं। इनको सोसाइटी भी कहा जाता है, सोसाइटी भी कहा जाता है माइनर कम्युनिटीज़ को। ओके, जैसे कि लाइकेन। लाइकेन एक प्रकार की माइनर कम्युनिटी है जो डिपेंड करती है अदर जितने भी कम्युनिटी हैं। सपोज करो कि काऊ डंक है तो काऊ डंक पे रह पाएगी, इस प्रकार काऊ डंक पे डिपेंड कर दी लाइकेंस। लाइकेन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। तो माइनर कम्युनिटी और मेजर कम्युनिटी दो प्रकार की कम्युनिटी होती है। अब बात आती है हमारी इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है, डिफाइन तो मैंने पहले ही कर दिया है आपको। इकोसिस्टम और हैबिटेट के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम क्या भला है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, नेचर का ऐसा पार्ट जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना डे टू डे का फंक्शन करते हैं, उनको फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर को इकोसिस्टम। जेठालाल, जैसे मैंने कहा था कि जेठालाल का जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्या है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जेठालाल का इकोसिस्टम है, जहाँ पे वो जाते हैं, डे टू डे का काम परफॉर्म करते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, अपने जो भी दुकानदार हैं उनसे मिलते हैं। तो अपना डे टू डे का काम कहाँ फंक्शन करते हैं जेठालाल, इकोसिस्टम में। ठीक है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे ही रहते कहाँ हैं, रात को सोते कहाँ हैं, खाना कहाँ खाते हैं, तो हैबिटेट में खाना खाते हैं, रहते हैं। तो हैबिटेट यानी कि उनका अपना घर, यानी गोकुलधाम सोसाइटी। ठीक है, तो गोकुलधाम सोसाइटी क्या हो गया, हैबिटेट हो गया, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक हो गया इनका इकोसिस्टम। तो उसी प्रकार ऑर्गेनिज्म जो अपना फंक्शन करते हैं डे टू डे का, वो होता है इकोसिस्टम। अब अलग अलग बहुत सारे डिफिनेशंस आपको बुक्स में मिल जाएंगे, मैंने समझा दिया है आपको। अलग अलग डिफिनेशंस की ओर अगर हम लोग जाएं तो ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो कि एन इकोसिस्टम
एन इकोसिस्टम इज अ community of organism interacting each other and surrounding environment। ठीक है, तो वही बात होगी जैसे जेठालाल बागा से भी इंटरैक्ट करेंगे, जेठालाल जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स होगा वहाँ के एसी कूलर चेयर से भी, वहाँ की ऑक्सीजन से भी इंटरैक्ट करेंगे। तो इस प्रकार इंटरैक्शन हो रहा है, तो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, सेम प्रजाति के लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उसको वो एक इकोसिस्टम बन जाता है। ये हो गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इकोलॉजिकल निके। अच्छा, निके समझने से पहले एक काम करते हैं, बायोम भी समझ लेते हैं लगे हाथ। बायोम और बायोस्फीयर सब मैंने डिफाइन किया हुआ है पहले के क्लासेस में, लेकिन बायोम भी लगे हाथ समझ लेते हैं। ठीक है, बायोम क्या होता है? बायोम इज अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बायोम एक प्रकार की कम्युनिटी होती है प्लांट और एनिमल की, जिसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, रिक्वायरमेंट कॉमन होती है। रिक्वायरमेंट जो होती है वो कॉमन होती है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड रिक्वायरमेंट वाले जो कम्युनिटी होते हैं मिलकर एक पर्टिकुलर एरिया बनाते हैं, उसको बोल देते हैं कि ये बायोम। ठीक है, जैसे टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, सवाना बायोम, ग्रासलैंड पाए जाएंगे। टुंड्रा में ऐसे प्लांट्स पाए जाएंगे जो कम टेम्परेचर में रह सकते हो, टेम्परेचर जहाँ पर कम टेम्परेचर पर सहना लेने वाले टुंड्रा में रहेंगे। डेजर्ट, ज़्यादा टेम्परेचर सह पाने वाले जो प्लांट्स होंगे या ऑर्गेनिज्म होंगे वो डेजर्ट रीजन में रहेंगे। तो इस प्रकार अलग अलग जो सेम रिक्वायरमेंट वाले कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट और एनिमल होते हैं, जब मिलकर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में रहते हैं तो उसको बायोम बोल दिया जाता है। ग्रुप ऑफ बायोम्स बनाते हैं बायोस्फीयर। और अब ऐसे ढेर सारे बायोम ए बी सी डी ई एफ जी एच सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो उसमें उन्होंने क्या बनाया, इन सब मिलके क्या बन गया, एक बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का मतलब ये है कि बायोस्फीयर, यहाँ पे देखिए, बायोस्फीयर एक ऐसा रीजन होता है अर्थ का, पृथ्वी का एक ऐसा रीजन होता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ऐसा रीजन जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करे वो बायोस्फीयर नहीं हो सकता। तो पृथ्वी का सिर्फ वो रीजन, वो पार्ट जो लाइफ को सपोर्ट, पृथ्वी पे भी हर जगह लाइफ संभव नहीं है। जैसे वॉल्केनो के टिप पे लाइफ संभव नहीं है, तो वो बायोस्फीयर नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा रीजन अर्थ का जो लाइफ को सपोर्ट करता हो वो बायोस्फीयर होगा। ठीक है, ये बात डन हो गई हमारी। यहाँ पे सेम बात, बायोस्फीयर, यहाँ पे देखो सेम बात लिखी, बायोस्फीयर एक्सट्रीम पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, एक्सट्रीम पर बायोस्फीयर एब्सेंट होता है। नॉर्थ, साउथ पोल, हाईएस्ट माउंटेन, डीपेस्ट ओशन, ये सब ऐसे रीजन है जहाँ पे लाइफ संभव नहीं है। ठीक है, एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है लाइफ के लिए वो नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए वहां पे बायोस्फीयर नहीं होता है। तो अर्थ का हर रीजन बायोस्फीयर नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसीलिए ये बात यहाँ पे लिखी गई है, लाइफ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोस्फीयर। जीवन जीव मंडल की विशेषता है, जीवन जीव मंडल की विशेषता है। ठीक है, ये बात समझ के रखना, आप याद रखना, ये पॉइंट हमेशा काम आएगा। फिर से लौट के आते हैं, देखो हमने इंडिविजुअल समझ लिया, माफ कीजिए, इंडिविजुअल क्या चीज़ होता है समझ लिया, पॉपुलेशन समझ लिया, इंडिविजुअल समझ लिया, पॉपुलेशन समझ लिया, इसी के साथ हमने यहीं पे स्पीसीज क्या चीज़ होती है समझ लिया। फिर हमने कम्युनिटी समझा, इकोसिस्टम समझा, बायोम समझा और बायोस्फीयर समझा। तो ये गाड़ी हमारी कंप्लीट हो गई, इन्वायरमेंट वाला ये पोर्शन। ठीक है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट, चैप्टर सेकंड का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब पार्ट सेकंड पे आते हैं, कुछ और चीज़ें बची हुई जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहीं पे आता है हमारा अगला जो चीज़ है वो है इकोटोन। इकोटोन क्या चीज़ होता है? इकोटोन एक प्रकार का जोन होता है, जोन ऑफ जंक्शन है, और ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन टू बायोम्स। अब बायोम तो मैंने समझा दिया, ठीक है, बायोम क्या चीज़ होती है, अभी बायोम और आगे आएगा। ठीक है, और ज्योग्राफी में बायोम और अच्छे से आप पढ़ोगे। ठीक है, हर एक पानी कितना कहाँ पे बारिश होता है, कितना कहाँ पे टेम्परेचर है, उस हिसाब से बता दोगे कि वहाँ पर कैसा वनस्पति पाया जाता होगा, कैसा एनिमल पाए जाते होंगे। आप वहाँ की इन सब फीचर्स को देख के बता सकते हो और बता दोगे कि कैसा बायोम होगा वहाँ पे। ज्योग्राफी का टॉपिक है,
काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसको समझना चाहिए आपको, आई होप कि आपको पता होगा। तो इकोटोन क्या होता है? इकोटोन एक जोन होता है, जोन ऑफ जंक्शन होता है, या ट्रांजिशन एरिया होता है बिटवीन टू बायोम्स। सपोज करो कि एक डेजर्ट का एरिया है, ठीक है, और एक एरिया ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज करो कि बारिश हो रहा है, रेनफॉल बहुत हो रहा है। तो बीच का जो एरिया जहां पर डेजर्ट के भी अभिलक्षण पाए जाएंगे प्लांट्स में और एनिमल्स में, और जहां रेनफॉल वाले प्लांट के अभिलक्षण पाए जाएंगे, एनिमल पाए जाएंगे, ऐसा जोन, ऐसा ट्रांजिशन एरिया, ठीक है, जो दो बायोम्स के बीच में हो, ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक को लेके रखता हो, उसको बोल देते हैं इकोस्टोन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया हुआ एग्जाम्पल, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक तो समुद्री वाटर, देखो ये तो मैरिन वाटर हो गया, समुद्री वाटर हो गया, और दूसरा टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा जंक्शन आएगा जिसको बोल देंगे, वहां पर क्या होगा कि मैरिन वाटर के, साल्टी वाटर के भी प्लांट्स में साल्टी वाटर के भी अभिलक्षण पाए जाएंगे, सॉल्टी वाटर के भी अभिलक्षण पाए जाएंगे, साथ ही साथ फ्रेश वाटर के भी अभिलक्षण पाए जाएंगे। और ऐसे प्लांट पाए जाएंगे जो मूल रूप से कहाँ पाए जाते हैं, लैंड पे पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट के भी अभिलक्षण पाए जाएंगे जिस जोन में, जहां पे मारिन वाटर और टेरेस्टेरियल वाटर दोनों के अभिलक्षण पाए जाएं, ऐसे जोन को बोल देते हैं ये है इकोटोन एरिया। और इन दोनों के बीच जो एरिया निकल के आएगा उसको बोलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया। ठीक, इसी प्रकार फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट के बीच के एरिया को क्या बोलेंगे, ये एक प्रकार का ग्रास लैंड का एरिया होगा। ठीक है, ग्रास लैंड का एरिया होगा। सेम वे एस्चुरी की बात करें, जहां पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर दोनों की विशेषताएं पाई जाएं, उनको बोल देते हैं कि एस्चुरी है। जहां पे ड्राई और वेट दोनों का मिक्सचर हो, ऐसा बायोम का जहां पे ड्राई बायोम और वेट बायोम मिल रहा हो, वहां पे मार्स लैंड क्रिएट हो जाता है, आर्द्र भूमि क्रिएट हो जाती है। तो इस प्रकार इकोटोन का निर्माण होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई होप कितनी बात समझ में आई। यही सेम स्लाइड मैंने हिंदी में करके रखी है ताकि आप लोगों को हिंदी में समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, इकोटोन के साथ साथ एज इफेक्ट समझ लेते हैं। एज इफेक्ट क्या चीज होता है? एज इफेक्ट पारिस्थितिकी विज्ञान में, पारिस्थितिकी तंत्र में या पारिस्थितिकी विज्ञान में एज इफेक्ट are the change in the population or the community structure occur at the boundary of two habitat या two biomes, दो हैबिटेट या दो बायोम्स के बीच में जो नए ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेजर्ट और फ्रेश वाटर, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट के बीच में कौन सा हमने एरिया, ग्रास लैंड। तो ग्रास लैंड में जो 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 परिवर्तन हो रहा है, मतलब इकोटोन में, इकोटोन के कारण जो जानवरों पर या जो एनिमल्स पर या जो ऑर्गेनिज्म पर प्रभाव पड़ रहा है, उसी को बोल देते हैं एज इफेक्ट। तो एज इफेक्ट एक प्रकार का प्रभाव है जो बताता है कि भाई दो बायोम अगर मिलेंगे तो उसमें एक नया चीज उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, उनके पॉपुलेशन में कैसे चेंज होगा, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये बताता है एज इफेक्ट। ठीक है, तो एज इफेक्ट क्या है? सिंपली जो नए ऑर्गेनिज्म या नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं उनके बारे में बताने का कि उनके ऊपर क्यों ऐसा चीजें हो रहा है, उनका क्या प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को समझाने का काम है एज इफेक्ट का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एज इफेक्ट। इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है एज स्पीसीज। स्लाइड नहीं है, एज स्पीसीज। एज स्पीसीज क्या है? एज स्पीसीज एक्चुअली कुछ नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्राइमरली
ज़्यादा मात्रा में होते हैं किसी जोन में। सपोज करो कि 2 अलग-अलग बायोम्स मिले और वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे जैसे 2 बायोम मिले, फॉरेस्ट, डेजर्ट, और यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म बढ़ गया, तो जो ज़्यादा मात्रा में चूँकि ये वो ऑर्गेनिज्म इसी एरिया में पाया जाएगा और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, तो जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाए, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाए, उस वाले ऑर्गेनिज्म को बोल देते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म है एज स्पीसीज। ठीक है, उसी को बोल, जो प्राइमरली पाया जाए एज इफेक्ट के कारण से, एज इफेक्ट के कारण से जब किसी ऑर्गेनिज्म का या जब किसी स्पीसीज का संख्या किसी एरिया में ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बोल देते हैं एज स्पीसीज। समझ गए? लगे हाथ एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इकोलॉजिकल निके या निकेत क्या चीज़ होता है। निके, निकेत अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखो, किसी भी इकोसिस्टम में हर स्पीसीज का कोई ना कोई फंक्शन होता है। जैसे कि एक बर्ड होती है, एक बर्ड है, जैसे कि ये बर्ड, तो इस बर्ड का क्या काम है कि ये घोंसला बनाती है किसी, जिसे कठफोड़वा जिसको बोलते हैं, कठफोड़वा एक बर्ड है, तो क्या करती है, एक छेद बनाती है। जो प्लांट्स, जैसे एक लकड़ी है, तो लकड़ी में बर्ड क्या करेगी, तो ये बर्ड उसमें नोक मार मार के जो है छेद कर देगी। ठीक है, छेद कर देगी इस प्लांट में। जब इस प्लांट में छेद हो जाएगा तो अदर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा, वो इधर से जाके इधर चले जाएंगे। एक और एग्जांपल देते हैं, हाथी, एलिफेंट। एलिफेंट एलिफेंट का काम क्या होता है? एलिफेंट अगर ना रहे तो इकोसिस्टम किस कदर प्रभावित होगा, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। कि देखिए, एलिफेंट क्या करते हैं कि इनके रास्ते में जो चीज़ें आती हैं, जैसे कोई प्लांट आ गया, कोई एलिफेंट जा रहा था और उनके रास्ते में कोई प्लांट आ गया, तो वो क्या करेंगे कि उस प्लांट को उखाड़ फेंक देंगे। तो इस प्रकार इनके एलिफेंट के रास्ते में जो भी प्लांट आएगा उसको उखाड़ के फेंकते चले जाएंगे, उखाड़ते फेंकते चले जाएंगे। ये उखाड़ना कितना बेनिफिशियल है अदर ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसे कि टाइगर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और अगर उसको रास्ते में से पेड़ मिलते चले गए तो ये पेड़ में लड़ेगा, मर जाएगा, नहीं मर जाएगा टाइगर। तो हाथी का एक फंक्शनल रोल है इकोसिस्टम में, बिना किसी वजह से नहीं है। तो जो फंक्शनल, जो उनका रोल है, जिस पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन को, उनका जो रोल है, उसी को बोल देते हैं ये इसका निकेत है। ठीक है, लेमैन टर्म में समझाने की कोशिश की कि जैसे इकोसिस्टम में, हर इकोसिस्टम को हमने फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर की, हाँ भाई यहाँ पे जाके आप अपना फंक्शन करोगे तो क्या फंक्शन करोगे। जैसे हाथी फंक्शन करेगा, पेड़ उखाड़ेगा, कठफोड़वा अपना फंक्शन करेगा, पेड़ को फोड़ेगा और अदर ऑर्गेनिज्म के लिए रास्ता बनाएगा। इसी प्रकार यूनिक फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म का, जैसे जेठालाल का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मालिक का रोल है। ठीक है, तो जैसे जेठालाल का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मालिक का रोल है, उसी प्रकार हर एक ऑर्गेनिज्म का उसके इकोसिस्टम में एक कोई ना कोई रोल होता है, कोई ना कोई पोजीशन होता है, उसको बोल देते हैं इकोलॉजिकल निके। तो एन इकोलॉजिकल निके इज अ रोल एंड पोजीशन, कि हाँ भाई तुम इस स्तर पे हो, तुम इस स्तर पे हो, ये बॉस है, बाघा उससे नीचे है, ठीक है, मगन उससे नीचे है। तो हर एक पोजीशन होता है इकोसिस्टम में, और कुछ काम होता है हर एक स्पीसीज का इन्वायरमेंट में, जिसके चलते वो अपनी फूड और शेल्टर, रहने और खाने का व्यवस्था करते हैं, जिसके चलते वो सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी स्पीसीज बनी रहती है, बची रहती है, जीन ट्रांसफर करते हैं। यही चीज होती है इकोलॉजिकल निके। ठीक है, जिस प्रकार गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मालिक का रोल है, गड़ा, जेठालाल गड़ा का, उसी प्रकार हर एक ऑर्गेनिज्म का उसके इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ रोल होता है, उस रोल को बोल देते हैं इकोलॉजिकल निके। आई होप कि इतनी बात समझ में आया होगा, अब आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। जब भी इसके रिलेटेड कोई और फैक्ट आएगा तो मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए इस क्लास में हम यहीं पर रुकेंगे। नेक्स्ट हमारा एक फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आ जाएगा, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ समझने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।